अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, हम सब जानते हैं कि हुकूक दो तरह के होते हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। अक्सर हम इनमें से किसी एक की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं। कोई इबादत में बहुत आगे होता है मगर लोगों के साथ इसका रवैया नामुनासिब होता है, और कोई लोगों के साथ अच्छा होता है लेकिन इबादत में गफलत कर देता है। लेकिन असल खूबसूरती इसी में है कि दोनों को साथ लेकर चला जाए। और आज के दौर में हम एक अजीब सी सूरत हाल देखते हैं। हम इबादत में मसरूफ़ होते हैं, हाथ में तस्बीह भी होती है, लेकिन हमारे आसपास जो हालात होते हैं वो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी हमारा हमसाया भूखा होता है, कभी कोई यतीम हमारी तवज्जो का मुंतज़िर होता है, कभी हमारे रिश्तेदार मुश्किल में होते हैं मगर हम इनके हाल से बेखबर रहते हैं। और अफसोसनाक बात तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां हम इतने कंसर्न्ड होते हैं कि किसी का बेटा क्या कर रहा है, किसी की बेटी क्या कर रही है, किसी ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन जो काम अल्लाह के हैं वो हम कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे काम है, जो अल्लाह ने हमसे पूछना है कि तुम्हारा हमसाया भूखा तो नहीं था, तुम्हारा कोई रिश्तेदार परेशान था, उस चीज़ पे हमारा बिल्कुल भी फोकस नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। हमें चाहिए हम ना सिर्फ अपनी इबादत को बेहतर बनाएं बल्कि अपने अखलाक और मामलात को भी संवारें। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो इसका असर हमारे रवैये में भी नज़र आए, और अगर हम अल्लाह को याद करते हैं तो इसकी मखलूक के साथ हमारा बर्ताव भी अच्छा हो। ये बैलेंस कैसे कायम हो सकता है? बस दिल में ये एहसास हो कि अल्लाह मुझे हर वक्त देख रहा है। जब ये एहसास दिल में आ जाए तो इबादत भी बेहतर होती है और दूसरों के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ भी रवैया नरम और अच्छा हो जाता है। थोड़ी सी नरमी, थोड़ी सी सच्चाई और थोड़ी सी तवज्जो हमारी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकती है। तो आज के इस जुमे के दिन हम सब ये नियत करें कि हम ना सिर्फ अपने हुकूकुल्लाह को बेहतर तरीके से अदा करेंगे बल्कि हुकूकुल इबाद को भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अदा करेंगे। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एक छोटा सा खूबसूरत सा पैगाम आप सबके लिए, और हम सब कोशिश करेंगे कि हम इस पर अमल करें। अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और हमारी स्किन हमारी पर्सनैलिटी का एक नहायत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन माहौलियाती असरात और बाज़ मेडिकल फैक्टर्स के बाइस हमारी जो स्किन की लेयर है वो पतली और बेजान और कमज़ोर नज़र आने लग जाती है। और ये मसला ना सिर्फ हमारी खूबसूरती को मुतासर करता है बल्कि हमारे कॉन्फिडेंस को भी मुतासर करता है और हमारी स्किन को सेंसिटिव भी बना देता है। और आज हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं, ये तो हम सब जानते हैं, लोग जानते हैं लेकिन फिर भी शायद वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि अगर वो सस्ते फेशियल्स करवाते हैं और जो ऐसी वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, मर्क्यूरी होते हैं, तो वो स्किन की लेयर को डैमेज करते हैं और पतला करते हैं। लेकिन आप फिर भी एक दफ़ा इस चीज़ को डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि स्किन की लेयर हमारी कैसे थिन होना शुरू हो जाती है। देखें, स्किन की दो लेयर्स हैं, एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस, यानी दो लेयर्स हैं। एक सबसे सुपरफिशियल, सबसे ऊपर वाली लेयर, और एक उससे नीचे वाली लेयर। ये दोनों जो लेयर्स हैं ये चंद चीज़ों से पतली हो जाती हैं। नंबर एक, आपकी जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मसला है वो है वाइटनिंग क्रीमों का। जो वाइटनिंग क्रीम अगर इसमें स्टीरॉयड है तो आपने ये ज़रूर देखना है कि जो वाइटनिंग क्रीम बनाई गई है वो किस कंपनी की है, उस कंपनी के पीछे कौन लोग हैं, क्या वो रिसर्च बेस्ड है, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई फार्मासिस्ट हैं, बना कौन रहा है ये। अगर उसमें स्टीरॉयड है तो मत यूज़ करें। स्टीरॉयड का ओवरनाइट वाइट करने की बजाय आप थोड़े दिन ले लें, बजाय इसके कि आप कहेंगे मैंने हफ्ते में वाइट होना, तो आप कोई महीने में हो जाए लेकिन सेफली तो हो ना। तो वाइटनिंग क्रीमें जो है जिल्द को पतला कर देती हैं। वो करती ये हैं कि आपकी कोलेजन की बिल्डिंग जो है, कोलेजन जो बिल्ड कर रही होती है बॉडी, उसको कम कर देती हैं। अब कोलेजन वो है जो सीमेंट है, समझ लें आपकी जिल्द के अंदर सीमेंट है। अगर सीमेंट कम हो जाएगा तो ज़ाहिर लेंटर है या आपका कोई फर्श है, कोई दीवार है, वो ज़ाहिर है ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। जब तो पहली बात तो ये कि आपने वाइटनिंग क्रीमें यूज़ नहीं करनी। अगर करनी है किसी डॉक्टर की रजामंदी से, या कम से कम ये देख लें कि कौन कंपनी बना रही है इसको, कौन सी कंपनी है। सेकंड चीज़ ये है कि जो आपकी वाइटनिंग क्रीमें जो हैं वो एक और काम ये करती हैं कि आपकी जिल्द की जो सुपरफिशियल लेयर है उसको भी पतला कर देती हैं, और आपकी जो रगें हैं वो नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। यानी अगर आप किसी को मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखें, मैग्नीफाइंग लेंस लगा के देखें, तो आप अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास ले लें, ये जो आपका शीशा है जो बड़ा करके दिखाता है, उसको देखें कि वहाँ रगें बारीक बारीक हैं। राइट। अगर आपने कोई क्रीमें लगा रही हैं वाइटनिंग और रगें बारीक बारीक हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आपको रगें नज़र आनी शुरू हो गई हैं। जो कॉलेजन है वो इर्द गिर्द से हट गया और वहाँ से आपकी रगें नज़र आनी शुरू हो गई हैं।
इसका मतलब आपकी जल्द बारीक हो तो गई है। डॉक्टर अजीम, ये इसमें एज फैक्टर भी है कि एज के हाँ साथ जी, ये कम वही मैं होता आपको रहता बताने है? लगा। तो 3 चीज़ें या 4 चीज़ें मेन है जो जल्द को बारीक करती हैं। दूसरा है एज। एजिंग, जो आप एज बढ़ती है तो आपके फाइब्रोब्लास्ट, ये वो सेल्स जो कि कोलेजन बिल्ड करते हैं। कोलेजन मैंने जिस तरह कहा कि आपका सीमेंट है जल्द के अंदर, तो सुपरफिशियल लेयर होगी जो ऊपर वाली लेयर होगी, जो सेकंड लेयर है जो सबसे मोटी लेयर है जल्द की, जिसके अंदर आपकी बारीक बारीक ब्लड वेसल्स भी होती हैं, कोलेजन होता है, इलास्टिन होता है और हाइलोरानिक एसिड होता है। उस जल्द को बनाने में, यानी जल्द की जो दूसरी लेयर बनती है उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कोलेजन है, इलास्टिन है और हाइलोरानिक एसिड है। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपके पास आजकल जितने लेटेस्ट सीरम आए हैं ये तीनों चीज़ों को बिल्ड भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी एजिंग की वजह से बारीक हो गई है जल्द, तो उसका सबसे आपने देखा होगा, जो ही हम कोई एजेड अगर आप किसी से पूछे ना, वो कहेगा जी थोड़ा सा मुझे ठोकर लगी और मेरे ख़ास तौर पे जो फोर आर्म्स हैं उसको हम एक्टिनिक पर्परा या सीनाइल पर्परा बोलते हैं। सीनाइल का मतलब है बुढ़ापे की वजह से। अब ये बुढ़ापा ऑटोमेटिकली, एक तो आपका इंट्रिंसिक एजिंग है जो कि आपकी होनी है, एक है जो धूप की वजह से होती है। जो धूप और अल्ट्रावायलेट लाइट है वो ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है जल्द के अंदर जिससे कोलेजन जो है वो टूटने लग जाती है। अच्छा, उसको मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीजेज एक खास नाम है उसका, उससे आपकी जो कोलेजन बनी हुई है वो टूटने लग जाती है। मतलब इसलिए ये कहते हैं सनब्लॉक। 25 के बाद जो है आपका कोलेजन कम होने लग जाता है, तो रेटिनॉइड्स यूज करें। जी जी, तो वो इसीलिए कहते हैं कि वो जो कम होने लग जाता है, एक आप चूंकि 25 साल के बाद बूढ़े तो नहीं हो गए, लेकिन जो आपने धूप 25 साल बगैर किसी सन प्रोटेक्शन के, सन ब्लॉक के ली है, वो आपकी जल्दी उसको जल्द में बारीक कर दिया। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के, हार्ड किस्म के फेशियल करवाएं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा आपको जल्द को सचमुच वो पतला कर देंगे। ब्लीच, जी, जो ब्लीच कर, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपने हार्श किस्म के केमिकल्स यूज़ किए हैं जो कि जल्द को पतला करने के लिए, देखें, एक है कि जल्द की डेड लेयर को उतारना, वो तो हेल्दी है, लेकिन अगर आप वो थोड़ा सा, हाँ, एक्सफोलिएट करना, एक्सफोलिएट अगर बहुत ज़्यादा आप करेंगे तो भी जल्द पतली हो जाएगी। और कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से जल्द पतली हो जाती है। अगर आप स्टीरॉयड खा भी रहे हैं, स्टीरॉयड खा रहे हैं, इनहेलर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, उससे भी आपकी जल्द पतली हो सकती है। और कुछ है भी होती है इनहेलर, जब आप बार बार लेंगे, देखिए अगर आप नाक में आप बार बार नाक का स्प्रे कर रहे हैं ना एलर्जी का, और बहुत अरसे से कर रहे हैं और स्टीरॉयड है उसमें, तो वहाँ की जल्द पतली हो जाएगी। अगर आप इनहेलर लेते हैं तो मुंह में आपका फंगस उग सकता है, लेकिन वो इनहेलर लेने से आपकी जल्द पतली नहीं हो सकती। अगर आप बहुत अरसे से ले रहे हैं और बगैर किसी डॉक्टर के सुपरविजन के ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड जा रहा है, रिमेंबर, लोग ये समझते हैं कि हर स्टीरॉयड ख़राब है। हाँ, स्टीरॉयड जो है, अगर डॉक्टर की रजामंदी से हम लोग स्टीरॉयड देते हैं काफ़ी दफ़ा, अगर किसी को बड़ा शदीद किस्म का एक्जिमा है, कोई ऐसी बीमारी है जिसमें स्टीरॉयड देना पड़े लोकली, तो दे सकते हैं। अगर किसी को एस्थमा का ऐसा अटैक हुआ है जिसमें मरने का अंदेशा है तो आप स्टीरॉयड ज़रूर देंगे, लेकिन जब लोग खुद से लेने लग जाते हैं उससे प्रॉब्लम होती है। अच्छा, फिर एक और चीज़ है कि अगर आप में कुछ चीज़ों की कमी है, फॉर एग्जांपल अगर विटामिन सी की कमी है, तो विटामिन सी आपकी कोलेजन बिल्डिंग के लिए बड़ा ज़रूरी विटामिन है। अब लोग काफ़ी दफ़ा विटामिन सी नहीं खाते, कहते हैं जी इस विटामिन सी से मैंने सुना है कि रंग बनता है। बिल्कुल रंग बनता है, लेकिन साथ साथ कोलेजन भी बनता है। तो कोलेजन बिल्डिंग के लिए आपके विटामिन सी की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जिसमें आपकी कोलेजन, इलास्टिन और हाइलोरॉनिक एसिड नहीं बनता। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आपकी ये चीज़ें कम हो गई हैं, लोग कहते हैं जी मैं कोलेजन पाउडर पिए जा रही हूँ, तो कोलेजन पाउडर पीने से भी कुछ कोलेजन बनेगी, लेकिन पूरे जिस्म में से वो घूमेगी, पहले मैदे में जाएगी, वहाँ कुछ डाइजेस्ट हो जाएगी, और अगर कोलेजन के मॉलिक्यूल्स बड़े हैं तो वो उसी तरह निकल जाएंगे आपके मैदे से, अंतड़ियों से होते हुए, वो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं बना सकते। सबसे आसान तरीका है कि एक तो सन ब्लॉक लगाएं। ठीक है, सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, और सन ब्लॉक वो होना चाहिए जो लाइट का ब्लॉक करे, सिर्फ अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी ना ब्लॉक करे। प्रॉब्लम यह है कि जब हम अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी को सिर्फ ब्लॉक कर देते हैं तो जो विजिबल लाइट है वो तो आती रहती है। तो सन ब्लॉक सबसे आसान तरीका है कि आपने सन ब्लॉक न लगाएं। वाइटनिंग क्रीमें सोच समझ के इस्तेमाल करें कि वाइटनिंग क्रीमें ज़रूर करें, सेफली वाइट होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सेफली हों वाइट। लेकिन उमूमन जो लोग जिस तरह की क्रीम्स यूज करते हैं वाइट होने के लिए, या जो एग्जैक्टली और मर्करी होता है, और अब तो मैं इंस्टा पे न्यूज़ पढ़ रही थी, एक पेज ने लगाई हुई थी कि पाकिस्तान में बहुत सी क्रीम्स हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगी लेकिन आप जानते होंगे कौन सी क्रीम्स हैं, उनको बैन कर रहे हैं वो, और बाहर भी उन्होंने बैन कर दी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब पता क्या हमारा ख्याल होता है कि सब कुछ हुकूमत करे। अब हुकूमत हर एक क्रीम के इंग्रेडिएंट पढ़ने में और उनको बेहतर काम नहीं है कोई करने के लिए, तो ये आपने खुद देखना कि आप जो, और देखें
हुकूमत ये कैसे मना कर सकती है कि आप एक स्टीरॉयड क्रीम, एक वाइटनिंग क्रीम और एक तीसरी को, वो तीनों का आप कोई मिक्स करके आप लगाने लग जाएं। अब हुकूमत यह आके आपको कहेगी कि भाई तीनों क्रीम में ना मिक्स करके लगाएं, तो बेवकूफ़ाना बात है। जो लोग समझते हैं ये हुकूमत का काम ये नहीं है करना, ये आपका काम है कि आपको 3-3 क्रीमें और आप स्टीरॉयड क्रीम लेके उसको आप उसके अंदर खुद मिक्स करते हैं, जबकि आपको पता है वो स्टीरॉयड है, तो उसको मत करें। तीसरी चीज़ ये है कि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उस कोलेजन जो कि ख़त्म हो गई है, या इलास्टिन या हाइलोरॉनिक एसिड, अब देखें हाइलोरॉनिक एसिड अगर कम हो गया तो हाइलोरॉनिक एसिड का सीरम लें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। वकास है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वकास, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूं, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहा था। जी जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं 45 साल मेरी उम्र है और मेरे चेहरे पे जो है ना एक भी बाल, जड़ी दाढ़ी है ना मेरी बेड, उसमें एक भी बाल सफेद नहीं है। ये कोई बीमारी तो नहीं है? दूसरे पर मेरी स्किन ऑयली है, इसके ऊपर जरा मुझे थोड़ा सा गाइड करते हैं। एक तो कह रहे हैं बाल जो है वो सफेद नहीं है कोई भी दाढ़ी में, तो ये कोई बीमारी तो नहीं है? अगर ये तो अच्छी चीज ये है। तो अच्छी बात नहीं है। आप अगर सफ़ेद करना चाहते हैं वो तो हो ही जाएगा वक्त के साथ साथ, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर दाढ़ी में आपके बाल सफ़ेद नहीं है। जो बाल सफ़ेद होना है ये एक्चुअली आपके बाल की एज बताता है। काफ़ी ज़्यादा लोग वैसे जवान होते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर बाल सफ़ेद जब होने लगे तो बालों की अपनी एक एजिंग प्रोसेस चल रहा है। आप चाहे 20 साल के, लेकिन बालों का एजिंग प्रोसेस चल रहा होता है और कुछ बीमारियाँ होती हैं जिससे बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। जिस तरह एलोपेशिया एरियाटा है ना, जिसको हम बालचर बोलते हैं, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो अटैक कर रहा होता है बालों को और बालों के रंग को, तो वहाँ पर भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो अगर बाल सफ़ेद नहीं है तो शुक्र करें अल्लाह का। सेकंड चीज़ वो कह रहे हैं कि मेरी क्या करें, कोई और सवाल था? ऑयली है उनकी हाँ, ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि ज़ाहिर आप मुंह तो धोएंगे, लेकिन अब मुंह किस चीज़ से धोना है? आप सैलिसिलिक एसिड कोई फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हार्श होता है। तो उसके लिए ये कि आप रेटिनॉल सीरम, किसी भी अच्छी कंपनी का रेटिनॉल सीरम, उसके अंदर आपने देखना है रेटिनॉल के साथ और क्या क्या चीज़ें हैं, तो कोई वो मॉइस्चराइजिंग होना चाहिए, क्योंकि वरना रेटिनॉल सीरम वो बहुत ज़्यादा खुश्क करता है। तो ये ना हो कि बिल्कुल ही ज़्यादा खुश्क होने लग जाए जल्द, तो रेटिनॉल सीरम आप इस्तेमाल करें। सबसे आसान तरीका है बगैर किसी डॉक्टर के पास जाए अपने फेस की जिल्द को, ज़्यादा ऑयली जिल्द को नॉर्मलाइज करने का। तो ये दो चीज़ें इनके लिए। और यूज़ कैसे करने हैं वो भी बता दें। रेटिनॉल सीरम आमतौर पे मैं रेकमेंड करता हूँ रात में यूज़ करें, और क्योंकि वो प्रिपेयर भी करता है स्किन को नेक्स्ट डे के लिए, यानी जो आपकी पूरी स्किन को जो मार पड़ी है एक दिन में, उसके लिए समझ लें वो एक रीबिल्डिंग ब्लॉक्स दोबारा बनाता है ना। तो रेटिनॉल जो है वो 2-3 चीज़ें करता है और बड़ी ज़बरदस्त हैं वो। नंबर 1 तो ये कि आपकी ऑयल ग्लैंड की स्क्रीशन को कम करता है। नंबर 2 ये कि वो आपके कोलेजन प्रोडक्शन करता है और साथ इलास्टिन प्रोडक्शन भी करता है। तो अगर किसी के जिल्द बहुत बारीक हो गई, यार अब क्या करना है, अब आप रेटिनॉल सीरम लगाएंगी। सेकंड आप ये करेंगे कि रात को आप रेटिनॉल सीरम लगाएंगे, सुबह के वक्त आप हाइलोरॉनिक एसिड सीरम लगाएंगे। हाइलोरॉनिक एसिड सीरम वही वाला जो मैंने कहा, उसमें मुख्तलिफ वो समझ लें, एक मोटा, एक बारीक, एक उससे बारीक, यानी लो मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट, वो मल्टीपल मॉलिक्यूलर वेट जो है। तीसरी चीज़ ये है कि आप एक बड़ा ज़बरदस्त आजकल मॉलिक्यूल है, उसको कहते हैं PDRN। बिल्कुल, उसके मास्क भी मिल रहे हैं, मैंने खुद भी यूज़ किया, वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। हाँ, मॉइस्चराइजिंग भी है, उसकी वो 3 चीज़ें करता है। PDRN भी है, वो फाइब्रोब्लास्ट, वो सेल जो कोलेजन बनाते हैं उनको एक किस्म का सिग्नल देता है कि तुम कोलेजन बनाओ। A2A रिसेप्टर उसको बोलते हैं। जो आप PDRN जो है पॉली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड, ये जो है ये सीरम की सूरत में मौजूद है पाकिस्तान में। और एक दफ़ा मास्क लगा लें कोई हफ्ता, आपकी स्किन बहुत फ्रेश और ग्लोई रहती है। मास्क की बजाय सीरम लगाएं, क्योंकि मास्क तो जितनी देर तक लगा रहा उसके बाद उतार दिया ना आपने। सीरम जब आप लगाते हैं दिन में एक दफ़ा लगाते हैं, सोते हुए लगाएं या दिन में लगा लें, ठीक है। तो 2 चीज़ें जो हैं, और तीसरी चीज़ है एक्सोडर्म। जो एक्सोडर्म है सीरम, वो बड़ा ज़बरदस्त सीरम है, जो क्योंकि उसमें एक्सोसोम्स होते हैं। तो एक्सोडर्म सीरम और PDR रिन्यू, जिस तरह PDR रिन्यू जो करने वाला PDR है, जो कि रिन्यूअल के लिए होगा, तो उसके अंदर क्या है, साथ हाइलोरॉनिक एसिड होता है। तो आपने PDRN जब करना है, या एक्सोडर्म करना है, या एक्सोसोम जब आपने करना है, तो उसमें आपने देखें, लोग ये समझते हैं कि एक्सोसोम जो इंजेक्टेबल है और जो लगाने वाला है वो एक बराबर है। ऑफ कोर्स एक्सोसोम जब आप इंजेक्ट करेंगे, सुइयों से लगाएंगे, वो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर आपको उससे डर लगता है, आपको नीडल से डर लगता है, तो ना वो करें, कम से कम लगाने वाला तो यूज़ करें। तो PDRN भी और एक्सोडर्म सीरम, ये दोनों क्या करते हैं, ये भी आपकी कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। बिल्कुल। ऐसे ही एक और कॉलर है हमारे साथ। इकरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सवाल कीजिए।
मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेरी जो स्किन है ना उसमें फाइन लाइन बहुत ज़्यादा आ गई है। मेरी पूरी बॉडी में ना फाइन लाइन, पूरी जल्द ऐसे हो गई है जैसे ढिल के नहीं जाती बुढ़ापे में जैसे स्किन हो जाती है, वैसे मेरी पूरी स्किन हो गई है। आपकी और एज क्या ड्राइनेस है? भी मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा है। मेरी 21। अच्छा, तो आपको फाइन लाइंस पड़ गई हैं। ठीक है। जी, पूरी बॉडी पे, फेस पे बहुत ज़्यादा, हैंड पे भी बहुत ज़्यादा फाइन लाइन्स हो गई अच्छा, है अब देखें। तक। और गर्मियों में मेरी स्किन ऐसे होती है, ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा, और एक्ने हो जाती है फेस पे बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब देखें, अगर डॉक्टर के पास जाए बगैर अगर ये ट्राई करना चाहें तो चंद चीज़ें मैं बता देता हूँ। अगर ठीक ना हो तो प्लीज़ अच्छे किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, और अगर ना अफोर्ड कर सकें तो मैं अभी नंबर दोबारा दे दूँगा कि हम बगैर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने एक अपने पे थोड़ा सा फ़र्ज़ किया हुआ है, उनको उनकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। वो दुआएं देते हैं तो हमारी समझ लें फ़ीस पूरी हो जाती है। तो उस पर नंबर लिख लें 03-111-077-111। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने सिर्फ एक काम करना है, यहाँ पे एक मैसेज करना है कि जी ये मेरी पिक्चर है, ये मेरी हिस्ट्री है, इस पे डॉक्टर साहब से पूछ के हमारे पास के 15-20 डॉक्टर्स की टीम है, और उनका बेसिक मकसद ये है, देखें जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं हम उनसे ज़रूर फीस चार्ज करते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, उनकी खिदमत थोड़ी सी कर देना। वो आप हमें फ़ीस की बजाय भेज दिया करें अपनी दुआएं, ठीक है जी, कि अल्लाह हमारे हाथ में बरकत रखे और मुझे हमारे लगता हाथ है में डॉक्टर शिफा साहब रखे। आपने सबसे बेहतर सोल्यूशन बता दिया है, सबसे बेहतर चीज़ बता दी है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह भी गया है तो वो आपको कॉल करके पूछेगा भी। और क्योंकि हम बात कर रहे थे आज स्किन थिनिंग के हवाले से क्यों होती है, और जो स्टेरॉइड्स और हम वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं कैसे हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर अजीम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माय प्लेजर। अभी वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, और आज शहद के फ़वाइद के हवाले से बात कर लेंगे। शहद की तारीख इतनी पुरानी है जितनी इंसानी तहजीब, और ये ना सिर्फ ग़ज़ा बल्कि दवा भी है। मिस्र वो पहली कौम थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर शहद की मक्खियाँ पालने का आगाज़ किया, और स्पेन के गारों में 15,000 साल पुरानी ऐसी पेंटिंग्स मिली हैं जिनमें इंसानों को जंगली छतों से शहद निकालते दिखाया गया है। लेकिन इसकी असल अहमियत तो हमें कुरान पाक ने बताई, जहां अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें लोगों के लिए शिफा है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शहद को बेहतरीन दवा और ग़ज़ा करार दिया। आज इसी नेमत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हकीम साहब। उनसे जानेंगे कि शहद के क्या फ़वाइद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हकीम इसाक सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। यो वेलकम। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो बताएं कि जैसे अभी मैंने बात की है कि कुरान पाक में इसको शिफा कहा गया है, तो थोड़ी सी रोशनी डालें कि इसके क्या फ़वाइद हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की सूरह नहल यानी जो शहद की मक्खी के बारे में मुकम्मल उसके बारे में बताया गया, उसकी आयत नंबर 69 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यखरजु मिन बतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फ़ीहा शफ़ाउन लिन्नास। यानी शहद की मक्खी के पेटों से मुख्तलिफ रंगों की रतूबात खारिज होती हैं जिसमें इंसानों के लिए शफ़ा है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो शख्स शहद को 3 दिन तक, एक माह में 3 दिन तक सुबह खाली पेट पी लेता है, उस पर उस माह कोई बीमारी असर नहीं करती। और जदीद तहकीक ने भी ये बताया, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पीने का तरीका ये फरमाया कि नीम गर्म पानी लें, उसके अंदर शहद को शामिल करें और उसे पी लें, तो उससे आपके जिस्म के अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाती है और कुछ आपको किसी किस्म की कोई बीमारी लाहक नहीं होती। और जदीद रिसर्च क्या कहती है कि शहद के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी जरासीम ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जिस वक्त हम शहद को पानी में हल करते हैं तो उसमें एक ऑस्मेटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है, और जब हम उस शहद को पीते हैं, उस पानी को पीते हैं और मुंह बंद करते हैं, तो हमारे मुंह के अंदर ही वो ऑस्मेटिक प्रेशर जो है वो अपने बैक्टीरिया, वायरस और फंजाइज को किल करना शुरू कर देता है। यानी एक दिन के अंदर वो 30% चीज़ों को किल करता है जो आपके लिए हार्मफुल होती हैं। और 3 दिन अगर यूज़ किया जाए तो आपका 90% जो है वो सारे बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई ख़त्म हो जाते हैं, और इस तरह आपको शफा ही शफा मिलती है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, एक कॉलर भी हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आप? वालेकुम अस्सलाम, मयूर सिंह से बात कर रहे हैं। जी जी, सवाल कीजिए। सर, हमारे को एक्ने से मसला है स्किन पर, उसका कुछ हल बताएं कुछ। क्या मसला है, दोबारा रिपीट कीजिएगा और थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। एक्ने का मसला है।
अच्छा, एक्नी का मसला है, तो ये तो आपको चेक करवाना पड़ेगा ना कि आपको कौन सी एक्नी है, कितने टाइम से है? वो जो है ना तकरीबन बहुत टाइम हुआ है कि तो वो उसमें जो है ना थोड़ा सा कुछ होते हैं, वो अपने जो है ना मोइडे वो होते हैं, फिर उसके बाद जो है ना चुभ होते हैं, वो खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, एक्ने का मसला है बहुत टाइम से उनको। जी, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि शहद के अंदर अल्लाह ताला ने शफा रखी है और ये बात अब प्रूव हो चुकी है, ये हर तरह के बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई को किल करती है। तो आपके पास इसके अलावा और कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो आपको बीमारी फैला सकती हो। अगर खालिश शहद इन एक्नीस पे रात को थोड़ी मिकदार में लगा दिया जाए तो एक तो ये है कि बाहर से कोई बैक्टीरिया उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा और उसके अंदर कोई इन्फेक्शन पैदा नहीं करेगा, और जो ऑलरेडी उसके अंदर कोई इन्फेक्शन मौजूद है उसको शायद ख़त्म कर देगा और उनके एक्नीस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हकीम साहब, अभी आपने जिक्र किया खालिद शहद, जी, तो इसी से हमें बता दें कि असली और नकली शहद की पहचान क्या है? आमतौर पर देखें, ये वह ऐसी प्रोडक्ट है जो अल्लाह ताला ने पैदा की है जिसमें 0% जो है वो किसी चीज़ की गलत चीज़ की एडिशन नहीं होती। यानी जो बीज हैं जो नेक्टर फ्लावर से लेके आती हैं, तो जो इस काबिल नहीं होता शहद बनाया जाए तो उसके वर्कर्स बीज को उठा के बाहर ही फेंक देती हैं। अब हमारी ये है कि यहाँ पर चूँकि नकली शहद तैयार किया जाता है, एक तो खालिद शहद है जो वो सिर्फ छत्ते के अंदर तैयार होता है। नकली शहद में क्या किया जाता है, शहद के अंदर कुछ हिस्सा जो है वो लिक्विड ग्लूकोज को शामिल कर दिया जाता है, या ये है कि चीनी का शीरा बना के उसके अंदर कलर और फ्लेवर ऐड करके उसको शहद की सूरत में बेचा जाता है। तो कैसे अब उसको पहचान हम करें? पहचान करने का बड़ा एक साइंटिफिक मेथड है जो मैं आपके सामने रख दूंगा, जो हर शख्स अपने घर में कर भी सकता है, कोई इसके लिए कुछ ज़्यादा साइंस की ज़रूरत नहीं होती। आपने ये लेनी है, टेस्ट ट्यूब लेते हैं जो आमतौर पर मेरे जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको जानते हैं। उसके अंदर जो है अगर 30 ml पानी डाल दिया जाए और 1 टेबल स्पून उसमें शहद डाल दिया जाए और उस पर थम रख के अच्छी तरह शेक करके उसको कवर करके रख दिया जाए, इन तीनों शहदों को, यानी जिसमें आपको शक हो कि ये असली है, जिसमें शक हो कि इसमें लिक्विड ग्लूकोज है, और जिसमें शक हो कि ये चीनी से बना हुआ है, तीनों को इसी मेथड से 30 ml पानी और 1 टेबल स्पून आपने शहद डाल के उनको अच्छी तरह शेक करके उनको बंद करके रख लीजिए रात को। सुबह आप देखेंगे जो खालिश शहद होगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड की तरह होगा, क्योंकि शहद में ये क्वालिटी है कि ये पानी के अंदर अपनी जगह बना लेता है और वह उससे अलग नहीं होता। वो बिल्कुल आपको ऐसे ही लगे जैसे रात को आपने लिक्विड बनाया था वैसे ही होगा। जिसके अंदर लिक्विड ग्लूकोज शामिल जितना % होगा उतना % उसके नीचे बैठ चुका होगा। ठीक है। और जो चीनी वाला होगा आपने 1 टेबल स्पून डाली, वो पूरी की पूरी टेबल स्पून उस जो है वो टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ चुकी होगी। तो ये पहचान होगी कि ये शायद खालिश कौन सा है, मिक्स कौन सा ये, और नकली तौर पे कौन सा बनाया गया है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो वो शहद को कैसे इस्तेमाल करें, क्या नुस्खा है उसको कंट्रोल करने के लिए? ये सबसे पहले तो ये आपको इम्यूनिटी को बेहतर करता है, आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को एनहांस करता है, ये आपके HDL को बढ़ाता है, और HDL जो है वो LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको लीवर की तरफ ले जाके उसको डिटॉक्सीफाई कर देता है। इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल का डिटॉक्सीफाई करना है तो शहद को नीम गर्म पानी रूम टेम्परेचर के ऊपर पानी के अंदर मिक्स करके लिया जाए तो ये बहुत बेहतर फ़ायदे थे। रूम टेम्परेचर से मेरी मुराद ये है कि सर्दियाँ हैं तो नीम गर्म कर लिया जाए, और गर्मी है तो हल्का सा अपने रूम टेम्परेचर ठंडा कर लिया जाए और उसको इस्तेमाल किया जाए खाली पेट, तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, क्योंकि जब HDL बढ़ेगा तो ये ख़ुद ही LDL को, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, अक्सर जब बचपन में हमें बहुत ज़्यादा खांसी होती थी, अब तो हम नखरे करना शुरू हो गए हैं जब से बड़े हुए हैं, तो हमें ना काली मिर्च कूट के शहद में डाल के वो खिलाते थे, उससे बहुत ज़्यादा सुकून आता था। तो एक तो बताएं कि खांसी के लिए और कौन से मुफीद नुस्खे हैं, क्योंकि अब मौसम भी चेंज हो रहा है, लोगों को नज़ले की शिकायत रहती है, खांसी की शिकायत रहती है, तो हम शहद को किस तरह इस्तेमाल करें? आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि इसकी बाकायदा एक क्वांटिटी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। 1 टेबल स्पून आप शहद लीजिए और 1 ग्राम काली मिर्च, जिसे ये नहीं ब्लैक पेपर, इसका पाउडर कर लीजिए, आप उसमें शामिल कीजिए और अच्छी तरह मिक्स करके आप उसे मुंह में रखिए, कम से कम 2 से 3 मिनट तक मुंह में रखिए, ताकि मुंह का सलाइवा उसके अंदर मिक्स हो जाए और उसको मज़ीद लिक्विफाई कर दे। उस पर आराम के साथ आप उसको निगलिए, ये नहीं यकदम आपसे पीजिए, आराम से निगलिएगा। तो वो जैसे मैंने बताया कि शहद के अंदर तो ये क्वालिटी है ही सही कि वो हर तरह के बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई को ख़त्म करता है। तो ये चाहे खुशक खांसी हो चाहे बलगम वाली खांसी हो, इन दोनों तरह की खांसियों के अंदर बिल्कुल मुफीद होता है।
और ये कमाल की दवा है। हाँ, इसके अलावा मैं बताता हूँ, वो बच्चे या वो लोग जिनको काली खांसी की शिकायत हो जाती है, इवन वो काली खांसी की शिकायत, वो खांसे उनको वॉमिट हो जाएगी, जब खाना खाएंगे उसके बाद अटैक होता है और उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है। उसके पास मेरे एक बहुत ही बारहा का तजर्बा शुदा फार्मूलेशन है कि आपने लेनी काकड़ा सिंगी। ये है काकड़ा सिंगी, इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी होता है जैसे सिंग की तरह होती है। ये पंसारी से इसी नाम पे मिलेगी, ये एग्जैक्टली काकड़ा सिंगी। आप इसका पाउडर कर लीजिएगा और इसमें भी 1 टेबल स्पून आपने शहद लेना है और 1 ग्राम काकड़ा सिंगी मिक्स पाउडर में मिक्स करके आप उस तरह दिन में 3 मरतबा से 4 मरतबा मुंह में रख के 3 मिनट रखें और फिर आप उसको ऐसा स्वाला कर लीजिएगा। तो ये काली खांसी का कामयाब तरीन इलाज है। और वेन दे डेज जो बड़ी एंटीबायोटिक लेने से ठीक नहीं होते हैं बच्चे, और एक से दूसरे को जो चूँकि वायरल इन्फेक्शन ट्रांसफ़र भी होती है, तो ये उसको क्लियर करती है। वे टू 2 to 3 डेज़ काली खांसी 100% ठीक हो जाती है। ठीक है। अच्छा, जो कुछ लोगों को जले का मतलब जल जाती है स्किन, वो निशान होते हैं, कोई ज़ख्म हो जाता है, तो उसके लिए भी शहद इस्तेमाल किया जा सकता है? मैं कहता हूँ अगर दुनिया की बेहतरीन ड्रेसिंग अगर हो सकती है, यानी पट्टी आप करते हैं जिसके ऊपर, तो शहद से अच्छी कुछ नहीं होती। इवन के गैंग्रीन का ज़ख्म जिसके लिए डॉक्टर के इसको काटना पड़ेगा, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह शहद से ठीक हो जाता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि शहद में अल्लाह ताला ने ये क्या रखा है, शफा लिन्नास, यानी ये तमाम किस्म बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को ख़त्म करता है। जब आप शहद किसी भी ज़ख्म के ऊपर एक ड्रेसिंग करते हैं तो वो उसके ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, उसके अंदर एक रेजन मौजूद होती है जो कि बिल्कुल इसके ऊपर से जैसे कवर कर देते हैं और किसी बाहर से बैक्टीरिया, वायरस या फंगस को ज़रूरत ही नहीं होती कि आपके ज़ख्म में इंटर हो सके। और जो अंदर मौजूद होता है बैक्टीरिया, वो ऐसा किल होना शुरू हो जाता है। जब वो किल होता है तो ज़ख्म खुद ब खुद हील अप होना शुरू हो जाता है। वो गंदे से गंदे ज़ख्म जो किसी भी दवा के लगाने से ठीक ना हो रहे हो, खालिस शहद की अगर ड्रेसिंग की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो जाते। इवन के ज़ख्मों के निशानात भी ऐसा ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये स्किन को प्रमोट करता है उसके डेवलपमेंट को। जैसे नए टिश्यूज़ आते हैं, ऊपर वाले डेड लेयर उतरना शुरू हो जाती है और उसके स्कार्स हैं या उसके जो निशानात हैं जो ब्लैक कलर के हैं, वो सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको गुर्दी दी जाती है, तो अक्सर शहद चटाते हैं उनको, लेकिन अब जो रिसर्चेस आई हैं या डॉक्टर्स सख्ती से मना करते हैं कि आपका बच्चा अगर 1 साल से कम उसकी एज है तो उसको शहद नहीं देना। तो इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताएं, क्या सच में उसके लिए नुकसानदेह है? एक तो जब ये कहा गया कि इसमें शफा है, अब मैं उस बात को मानूँ या मैं डॉक्टर की बात को मान लूँ, शर्त यह है कि वो खालिस हो। लेकिन अब चूँकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ये उस वक्त की बात थी जब पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। अब इसके अंदर बोtulism नाम का जरासीम इसमें ऐड हो जाता है जो कि बहुत ही टॉक्सिन है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। अगर 1 साल से कम बच्चों को आजकल के दौर में अगर शहद दिया जाए तो वो उनको नुकसान दे सकता है, तो इसलिए बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। उसकी वजह शहद नहीं है, शहद में शामिल होने वाला वो जरासीम है जो कि इस वक्त हमारा इन्वायरमेंट जो है वो चूँकि बहुत पोल्यूटेड हो चुका है। इस वजह से हम आप बच्चों को कहते हैं, बड़ों को कहते हैं कि आप बच्चों को कम से कम 1 साल के बच्चों को शहद इस्तेमाल ना करवाएं। ठीक है। अच्छा, शहद में ऐसी कोई कबाहत नहीं है। ठीक है। आपने इम्यून सिस्टम की बात की है, तो इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कौन से नुस्खे हैं जो हम शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तो कमाल का है, जिससे मेरे नबी वसल्लम ने पहले मैं आपको अर्ज़ किया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हदीस मुबारक है, जो शख्स 1 माह में 3 दिन सुबह खाली पेट शहद को इस्तेमाल कर दे, उसमें कोई चीज़ और मत ऐड कीजिएगा, सिर्फ पानी लीजिए, उसमें 1 टेबल स्पून शहद डालिए और आप उसको पीजिए। अब वो क्या करेगा कि आपकी बॉडी के अंदर तमाम टॉक्सिन्स को क्लियर कर देगा। अब तरीका क्या होता है, ये नई रिसर्च भी आ चुकी है कि जब इंसान रात को ईशा की नमाज़ पढ़ने के घंटा 1.5 घंटे बाद सो जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर एक डिटॉक्सिफिकेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है, जिसे आपके जो है फंजाइड जो है इसमें मुख्तलिफ के आपके इम्यून सिस्टम जो है वो इस पर अमल करता है और वो आपके तमाम फैगोसाइट जिसे कहते हैं, और इसको फैगोसाइटी प्रोसेस कहते हैं, वो आपके हर किस्म बैक्टीरिया, वायरस को ख़त्म करके आपको हार्ट अटैक से बचाता है, आपको कैंसर से बचाता है, आपको तमाम प्रॉब्लम से बचाता है। और सुबह जब इंसान उठता है तो उसके अंदर एक क्वालिटी है कि उसको एब्जॉर्प्शन जो है उसकी पावर बढ़ चुकी होती है। अगर उस वक्त शहद को इस तरीके से इस्तेमाल किया जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अगर उस तरीके से 3 दिन इस्तेमाल किया जाए तो यकीन जानो कि चूँकि ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी और इंसान की इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बूस्टअप हो जाती है, तो इससे अच्छा इम्यून बूस्टर कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, जो शुगर पेशेंट्स हैं वो इसको किस तरह इस्तेमाल करें और उनके लिए इस्तेमाल करना सेफ़ है ये? बिल्कुल है, लेकिन वो कम मिकदार में इस्तेमाल करें और अपने मालिक के मशवरे से इस्तेमाल करें, क्योंकि बाहर के अभी रिसर्च आ चुकी है कि इसके फ्रैक्टोज और ग्लूकोज दोनों मौजूद होते हैं, और अगर इसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर लिया जाए तो शुगर पेशेंट को नुकसान भी दे सकता है, लेकिन अगर कम मिकदार में इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसका इस्तेमाल करने से कोई मज़ाक़ा नहीं है, यानी हाफ़ टी स्पून के लगभग इस्तेमाल कर लें तो इसमें किसी किस्म के बैड इफेक्ट नहीं आते। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है और गर्मियों में इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, तो एक तो सबसे पहले इस हवाले से एक्सप्लेन करें कि क्या इसकी तासीर सच में गर्म होती है? पहले तो ये ज़हन में रखिए कि हर वो चीज़ जो इम्यूनिटी बूस्टर होती है उसकी तासीर ही गर्म होती है। अच्छा। वो ठंडे मिजाज की कभी भी नहीं हुआ करती। चूँकि तिब ने, मैं चूँकि एज ए तबीब हूँ, तो इसका जो असल मिजाज जो हमारे तिब में बयान किया है वो गर्म और तर लिखा गया है, इसलिए इसको आप गर्मियों के अंदर भी, जैसे मैंने पहले बताया, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि मैं आप इससे एक बड़ी और अच्छी मिसाल में क्या दे सकता हूँ कि वो लोग जिनको यरकान हो जाता है, जो अक्सर लोग कहते हैं गर्मी की वजह से होता है, उन्हें मत कोई मेडिसिन दीजिए, सिर्फ शहद को पानी में हल करके उन्हें सुबह दोपहर शाम दीजिए। विदिन 7 डेज ये जो हेपेटाइटिस ए है, जिसे हम पीला यरकान कहते हैं, इंटायरली क्लियर हो जाता है। इससे बड़ी शफा और क्या हो सकती है, और इससे बड़ा और मिथ क्या हो सकती है कि शहद गर्म है इसलिए वो नुकसान देता है। वो गर्म ही चीज़ तो इंसान की इम्यूनिटी को बढ़ाती है और इम्यूनिटी ने ही इंसान को हील अप करना होता है, इसलिए ये मिथ है कि शहद की वजह से गर्म अमराज पैदा होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। मैंने 35 साल पर अपने प्रैक्टिस में कहीं पे भी नहीं देखा कि शहद इसके इस्तेमाल से किसी को किसी भी तरह का नुकसान हो, क्योंकि मेरे पाक कुरान में और मेरे नबी ने फरमाया कि इसमें शफा ही शफा है। बिल्कुल। ऐसे ही कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं ये आपका प्रोग्राम देख रहा था, इसमें ये शहद के बारे में बात की जा रही है। जी जी। ठीक है। जो मैं पूछना ये चाह रहा था हकीम साहब से, ये जो मार्केट के अंदर शहद मिलते हैं, ठीक है, इनमें कितना होता है कि ये 100% श्योर है कि ये जो है ना ओरिजिनल शहद है? यहाँ पे तो पता ही नहीं चलता कि शहद कौन सा ठीक है कौन सा नहीं ठीक। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि मेरे वालिद साहब आर्थराइटिस के पेशेंट है, क्या वो शहद इस्तेमाल कर सकते हैं? उनके लिए बेहतर है? ठीक है। एक तो वो बता रहे थे, हमने स्टार्ट में भी बात किया, उनको एक दफ़ा फिर से बता दें कि खालिस शहद की हम खुद कैसे पहचान कर सकते हैं। दूसरा, जो उनके वालिद साहब है उनको आर्थराइटिस का मसला है, तो वो उनके लिए सेफ़ है इस्तेमाल करना, और वो किस तरह इस्तेमाल करें? जी, पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि खालिस शहद को चेक करने का बेहतरीन मेथड ये है कि आप उसे टेस्ट ट्यूब में डालें, 30 ml पानी डालें और 1 टेबल स्पून उसमें शहद डाल के और अच्छी तरह शेक करके जब पूरी तरह मिक्स हो जाए उसके अंदर, आप उसको रात भर के रख छोड़ें। सुबह आगा तो बिल्कुल वैसे ही सोल्यूशन हो जैसे कि हमने रात को देखा था, शरबत की तरह, और उसमें कोई चीज़ नीचे नहीं बैठी तो वो खालिस ही होगा, क्योंकि खालिस शहद जब पानी में हल हो जाता है तो वहाँ पर अपनी जगह बना लेता है और वो नीचे नहीं बैठता। अगर उसमें लिक्विड ग्लूकोज मिक्स कर दिया गया हो तो जितना लिक्विड ग्लूकोज परसेंटेज होगी उतना ही वो नीचे बैठा हुआ मिलेगा, और अगर वो चीनी से तैयार किया हो वो सारा का सारा 1 टेबल स्पून उसके नीचे बैठ चुका होगा, जिससे आपका कन्फर्म होगा कि आपका शहद खालिस है या उसमें लिक्विड ग्लूकोज ऐड किया गया है या वो सिर्फ चीनी के शीरा है जिसके अंदर कलर और फ्लेवर डाल दिया गया है। ठीक है। सेकेंडली, आर्थराइटिस के लिए मैं बता दूं, चूँकि इसका मिजाज जो है वो गर्म और तर होता है, ये इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। चाहे जो है जो इनको ऑस्टियो आर्थराइटिस है या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, किसी तरह का भी आर्थराइटिस है, चूँकि इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इसलिए जोड़ों के दर्द के लिए हमेशा ही फ़ायदा देगा, इसमें किसी किस्म नुकसान नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जी, सवाल कीजिए। हकीम साहब, सबसे पहले तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, हम लोग आपके बहुत सम्मान दे के आप कभी कभी आ जाते। सर, मेरे जो दाढ़ है ना ऊपर वाली मुंह के लेफ्ट साइड में, उसमें सेंसिटिविटी खत्म नहीं हो रही है 8-10 दिन से। 2-3 टूथपेस्ट तब्दील कर चुका हूँ। ठीक है। दाढ़ में जो है उनके सेंसिटिविटी है, असली तौर पे तो इनको अपने डेंटल डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए,
क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी दाढ़ के अंदर जो है वो कैरीज है जिसे लोग खोर कहते हैं, और वो इनके कैरीज इनके पल्प तक चला गया है जिसने इसकी इनकी नर्व्स को भी डैमेज कर दिया है। अब इसका हल तो सिर्फ ये है कि आपने डेंटल सर्जन को चेक करवाएं और उससे ही मशवरा लें, क्योंकि अब जब ये गर्म और ठंडा लगना शुरू हो जाता है दैट्स मीन कि अब इनके जो है वो जो दांत हैं एंड तक वो ख़राब हो चुके हैं और उसका पल्प भी ख़राब हो चुके हैं, उसके नर्व भी डैमेज हो चुकी हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आपने डॉक्टर से और मशवरा अगर करें। ये मुसलसल आपको सेंसिटिविटी रहती है तो फिर जैसे कि हकीम साहब ने बताया ये डेंजरस है, अगर काफ़ी दिन तक है तो आपको डेंटिस्ट के पास लाजमी जाना चाहिए। अच्छा हकीम साहब ये बताएं कि अक्सर लोग कहते हैं कि गर्म पानी, जैसे आपने नुस्खा बताया, गर्म पानी में शहद डाल के पिए ना तो पूरा दिन जो आपकी डाइजेशन है वो भी बेहतर रहती है और बॉडी को हाइड्रेशन भी मिलती रहती है, इसको बॉडी को हाइड्रेट रखती है। तो ये बताएं कि अगर किसी ने वेट लॉस करना हो तो वो शहद को किस तरह इस्तेमाल करें? पहली बात तो ये हमें ये इल्म होना चाहिए कि वेट बढ़ता क्यों है। वो लोग जिनका हाजमे का निज़ाम बहुत सुस्त रहता है, यानी जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उनका बॉडी हमेशा जो है वो ग़िज़ा को बजाय एनर्जी में कन्वर्ट करने के वो फैट्स में कन्वर्ट करती है और उनका वेट बढ़ता चला जाता है। इवन वो कम भी क्यों ना खाएं, उनको भूख भी कम लगती है, उसके बावजूद वो वेट गेन कर रहे होते हैं। लेकिन शहद में अल्लाह ताला ने ये सिफात रखी है कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को इन्हांस कर देती है। जब ये मेटाबॉलिज्म इन्हांस होता है तो उससे क्या होगा कि आपका वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। उसका तरीका ये है कि गर्म पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद डालिए, उसमें आधा चम्मच लेमन जूस डालिए और ख़ाली पेट उसको पीजिए और इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा और आपका वेट कम होगा। लेकिन एक शर्त यह है, अगर आपने इनटेक कंट्रोल नहीं किया और आपने ज़रूरत से ज़्यादा आपने कैलोरीज ली हैं तो आपका वेट कम नहीं होता। इसलिए आपको डाइट को भी फॉलो करना है और प्लस शहद का इस्तेमाल करें तो आपका वेट डेफिनेटली कम ठीक है। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम असलम है, मैं लाहौर से हूँ। जी असलम, सवाल कीजिए। मिस, मुझे टॉन्सिल का मसला है, क्या हेयर पे इसका कोई हल हो सकता है? टॉन्सिल्स का मसला है आपको? जी ठीक है, कह रहे टॉन्सिल्स का मसला है तो क्या ये इससे हल हो सकता है शहद से? मेरे अल्लाह ने इसमें बहुत शफा रखी है और मेरे नबी वसल्लम ने फरमाया कि जब कुछ ख़वातीन अपने बच्चों को यह है वो टॉन्सिल पे कोई इस तरह लेके दबा रही थी उसको, आपने फरमाया कि बच्चों को कत्ल क्यों करती हो जब तुम्हारे पास कुस्से शीरी मौजूद है। कुस्से शीरी क्या है? ये एक तरह की ये है कुस्ते शीरी, इसका लफ्ज़ है। इसको पाउडर कर लीजिए, पंसारिज इसी नाम पे मिलेगी। कुस्ते शीरी आपने पाउडर किया, सपोज़ अगर ये आपके पास है 50 ग्राम तो इसमें 150 ग्राम आपने खालिद शहद ऐड कर लेना है तो ये आपके पास एक माजून तैयार हो जाएगी। और 1 टेबल स्पून सुबह दोपहर शाम खाली पेट इसको swallow कर ले जाए, आराम से निकल ले जाए तो पुराने से पुराना टॉन्सिलाइटिस है, चाहे उसमें पस्सी क्यों नहीं पड़ चुकी होती है, उसकी वजह से आपको आए दिन खांसी, बुखार, नज़ला, टेम्परेचर, जोड़ों का दर्द क्यों नहीं हो रहा, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह शहद की वजह से और कुस्से शीरी की वजह से बेहतरीन किस्म के इलाज है। और फिर इसमें शक की तो गुंजाइश ही नहीं रहती, जिसके बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसको इस्तेमाल करो। ठीक है, तो शहद के फ़वाइद के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से अमराज है जिसमें शहद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं या यूँ कहें सोशल इशू पे बात करने वाले हैं। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला अगर हमारी अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करना पड़ जाए तो वह रिश्ता नहीं बल्कि उम्र भर की सज़ा बन जाता है। हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्ती की शादियों की, जहाँ कभी ख़ानदान की इज़्ज़त का वास्ता दिया जाता है तो कभी वालिदैन की पसंद का दबाव डाला जाता है। मगर क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस रिश्ते का अंजाम क्या होता है और इसके नताइज कितने तबाहकुन होते हैं? तो इसी अहम मौजू को 2 मुख्तलिफ एंगल से समझने के लिए आज हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि हमारा दीन शादी के लिए रजामंदी को कितनी अहमियत देता है और क्या ज़बरदस्ती का निकाह शरई तौर पर दुरुस्त है। और हम जानेंगे कि ज़बरदस्ती के इन रिश्तों का शादी के बाद की ज़िंदगी, जहनी सेहत और हमारे माशरे पर क्या असर पड़ता है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर तमीना। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। वेलकम। अच्छा पीर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि इस्लाम हमें जो रजामंदी है निकाह के वक्त
उसकी अहमियत के बारे में क्या बताता है। और जो ज़बरदस्ती का निकाह हम हमारे मुआशरे में देखते हैं, कभी वालिदैन ये कह देते हैं कि मैं बचपन च ज़ुबान देती सी, स्टफ लाइक दैट, या ख़ानदान में ही शादी करनी है, बाहर शादी नहीं कर सकते, या फिर इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है जो कि इस्लाम में सख्त मन है। तो इस हवाले से ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और यकीनन आजकल के ज़माने में भी दौर जाहिलियत की ये रिवायत किसी न किसी शक्ल में जो है वो नज़र आती है। कभी ये बहुत एलानिया जुल्म की शक्ल में थी, और कभी ये मसलियत के नाम पर, कभी अपने वसाइल और अपने जो मामलात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, और बाज़ दफ़ा रिश्तों में जो हम एक दूसरे के साथ वालिहाना मोहब्बत करते हैं उसकी कीमत वसूल करने के नाम पर और एक इमोशनली ब्लैकमेल करने के हवाले से जो है इस तरह के मसाइल का सामना सोसाइटी के अंदर बहुत से लोगों को रहता है, और ख़ास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बराह रास्त इससे मुतासर होती है। तो ये बड़ा अहम मौजू है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि इसे हकीकी मानों में ये इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर जो है वो बात की जाए, और बग़ैर किसी तकल्लुफ़ और मसलियत के बराह रास्त जो कुछ हकीकी तौर पर जो एक किसी भी उन्वान के तहत मुस्बत फ़िक्र हो सकती है उसके मुताबिक ज़िंदगी के ताने बाने उन्हें मुरतब किया जाए। दीन रहमत जो है वो दो लोगों का अल्लाह की जो सुपरमेसी है उसको ज़हन में रखते हुए, अल्लाह के अहकामात की पासदारी का ऐलान करते हुए, और बिलखुसूस वो हुकूक जो अल्लाह ने इंसानों को इस रिश्ते के ज़ैल में एक दूसरे के हवाले से दे रखे हैं, गोया हुकूक के साथ साथ वो सारे फ़राइज़ जो निकाह की शक्ल में दो लोग एक दूसरे के लिए ऐलान करते हैं, उन सारे निज़ाम की जो बुनियादी खूबसूरतियाँ हैं और उसके तकाज़े हैं उनको जहन में रखते हुए जब दो लोग फ्री विल के साथ एक दूसरे को कबूल करते हैं तो दीन उसको निकाह कहता है। इसके अलावा कोई सूरत भी जो हो सकती है वो कोई मुआशरती तकाज़ा हो सकता है, कोई समाजी तकाज़ा हो सकता है, उसे हम दीन की निगाह में पसंदीदा निकाह नहीं कह सकते। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में तशरीफ़ लाए, आप ये देखें कि तमाम तर जाहिलियत के बावजूद वहाँ पर जो बाशऊर ख़वातीन थीं उनको ये हक़ हासिल था कि वो अपने मिजाज के मुताबिक, अपने ज़ौक़ के मुताबिक, अपने निकाह के लिए, अपने आइंदा ज़िंदगी में जो शरीक सफ़र है उसका इंतखाब कर सकते हैं। आप ये देखें ना कि हज़रत खतीजतुल कुबरा मौसना इस्लाम सय्यदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो है उन तक जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ और कमालात पहुँचते हैं तो आप खुद सरकार ख़त्मी मरतबत की बारगाह में पैगाम भेजती हैं, और फिर ये निकाह जो है उनकी गोया अव्वलीन एलानिया पसंदीदगी के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की तरफ से जो है इसके ऊपर राय कायम होती है, और फिर दोनों घराने उन दोनों की जो राय होती है उसका एहतराम करते हुए उनका निकाह जो है उसका एहतमाम करते हैं। तो ये एक बुनियादी मैं समझता हूँ तकाज़ा है। सबसे बुनियादी बात यह है कि ये खालिसतन दो लोगों का मामला है, और दीन दो आकिल बालिग लोगों को अपने अपने वक़ार के दायरे में रहते हुए ये हक़ अता करता है कि वो अपने मिजाज, अपने मामलात, अपने मुस्तकबिल के ख्वाब और तकाज़े और अपना पस मंज़र जो है उसको जहन में रखते हुए ख़ुद फ़ैसला करें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के शरीक सफ़र के तौर पर आइंदा ज़िंदगी में अपने साथ एक जीवन साथी के तौर पर किस शख्स का इंतखाब करना। और जहाँ ये इंतखाब और इख्तियार दीन जो है वो लड़के को देता है, बिल्कुल उतनी ही तवानाई के साथ, उतनी हिमायत और समाजी सपोर्ट के साथ जो है वो ख़वातीन के लिए भी ये हुकूक जो है वो मौजूद हैं, उसको भी ये बुनियादी और असासी हुकूक में ये दिया गया है। जब वेस्टर्न सीरत निगार जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर काम करते हैं तो वो जो समाजियात के ज़ैल में 3-4 बुनियादी बातें करते हैं, उनमें ख़वातीन के हुकूक में विरासत के साथ साथ वो ये कहते हैं कि उस मुआशरे में भी जहाँ आम तबके के अंदर लोगों के लिए ये शऊर मौजूद नहीं था कि वो अपनी औलादों की जो चॉइस है या उनकी पसंदीदगी है उसका एहतराम करें और उनके लिए यानी उनके अगले मुस्तकबिल के फ़ैसले के लिए उनसे राय तलब करें। अरबों के मुआशरे के अंदर भी जो कबाइल थे उनके सरदारान इसे अपने लिए कसर शान समझते थे, यानी अपनी मियार से कम समझते थे कि हमें अपनी इन गैर पुख्ता ज़हनों से और अपने जो बच्चे हैं उनसे यानी राय कायम लें उनसे, हत्ता कि ख़वातीन से तो राय लेने का इन मानों में इस तरह बिल्कुल जो है वो कोई बहुत ज़्यादा पसंदीदा अमल नहीं था। लेकिन अल्लाह के महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, असहाब में जब ख़वातीन के हवाले से निकाह का जब कोई पैगाम भेजने जाते तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़की के वालिदैन से बाकायदा पूछते कि क्या आपने उस लड़की से यानी ये जो ऑफ़र आई है, ये जो एक ऑप्शन आया है, इसके हवाले से कोई राय तलब की है। और अगर राय नहीं तलब की गई होती थी तो फिर सरकार दो आलम उस बच्ची को खुद बुलवाते। कई जगह सीरत के अंदर ये नजर आता है कि हुजूर ने उस बच्ची को खुद बुलवाया और उससे अलहदगी में पूछा कि तुम्हारी फ्री विल क्या है, क्या तुम वाक़तन इस निकाह के रिश्ते के अंदर जो अल्लाह की तरफ से जो बुनियादी तकाज़े हैं अपने ईमान की हिफाजत का, शौहर की इज़्ज़त, माल, जान, आबरू की हिफाजत का, क्या तुम वो सारे तकाज़े समझती हो
कि उन सारे तकाज़ों के साथ तुम अल्लाह जो है उसके हुकूक को पूरा कर सकती हो। अगर तुम्हारे दिल से इस पर मुस्बत की आवाज़ आती है तो फिर ये निकाह कायम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और डॉक्टर तमीना, इस्लाम भी हमें बताता है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी मर्ज़ी की क्या अहमियत है। जैसे कि पीर साहब ने अभी बताया, तो हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि ये 2026 चल रहा है, कहने को ये कहते हैं बहुत ही एडवांस दौर है, मॉडर्न दौर है, लेकिन आज भी बच्चों की ज़बरदस्ती शादियां करवाई जाती हैं। तो ये बताएं कि शादी तो करवा दी उन्होंने ज़बरदस्ती, तो उसके बाद उसकी ज़हनी सेहत पर क्या असर होता है? और ऑब्वियसली सिर्फ अगर वो डिस्टर्ब होगी तो वो जिस फैमिली में जा रही है वो भी उनको हेल्दी वे में वो ट्रीट नहीं कर सकती। तो सबसे पहले बताएं कि कैसे उसकी फ़िज़िकल हेल्थ मुतासर होती है, कैसे उसकी मेंटल हेल्थ मुतासर होती है। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये, जब फोर्स्ड मैरिज है तो इसका मतलब है उसका जहन जो है उसने इसको इसी लिहाज से एक्सेप्ट किया है कि ये फोर्स्ड है, मुझे मजबूर किया गया है। अब मजबूर करना जो है वो एक रिलेशन में जाने के लिए मजबूरी है, एक फैमिली के साथ रहने के लिए मजबूरी है, और फिर उसी में अपनी फैमिली बनाने की मजबूरी है। यानी ऐसा नहीं है कि आपको आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए या कुछ दिन के लिए फोर्स किया गया कि ये काम कर लो। ये सारी ज़िंदगी का मामला होता है। और हमारा जहन जो है ना, ये बहुत इसके लिए ज़रूरी होता है कि ये पुरसकून रहे। ये हमारे अंदर जो सेटिस्फेक्शन है, जो कि मैं कहती होती हूँ कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ऐसे लेवल पे हों कि हम पुरसकून रहें, अच्छा फील करें। तो उसके लिए सबसे पहला तो क्रॉस इसी पर आ जाता है कि जी मजबूरी से मैं इस रिश्ते में गई। अब उस मजबूरी के तहत वो खुशी से कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब वो वालिदैन कहते हैं चलो अब हो गई, अब तो खुश रहो। लेकिन कैसे खुश रहे? उसका जहन जब मान ही नहीं रहा, उसका जहन जब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, उस शख्स को भी नहीं कर रहा, उस फैमिली को भी नहीं कर रहा, तो वो कैसे उनके साथ एडजस्ट कर सकती है? फिर उसमें उसका जहन जो है उसे बताता है कि अब तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, अब तो ख़त्म, इसलिए कि अब तो सारी ज़िंदगी का मामला है, जब तक तुमने मरना है तब तक के लिए तुमने इसी घर और को, ऐसे जाहिलों वाली बातें भी कही जाती हैं कि अब तुम्हारे यहाँ से डोली जा रही है तो जनाजा ही आएगा। और बहुत पढ़े लिखे लोगों में भी ये है, और बड़े दीनदार भी होते हैं, वो लोग भी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इससे लड़की को क्या, उसके जहन में क्या आता है? उसको ये पता चलता है कि ना उसके माँ बाप का घर उसका, ना उसके शौहर और उसकी फैमिली का घर उसका, इसलिए कि उसके साथ तो उसकी अटैचमेंट ही नहीं डेवलप हुई। अब वो अटैचमेंट कैसे डेवलप होगी? वो फिर बच्चे जब पैदा होते हैं तो बच्चों के साथ किसी हद तक डेवलप हो सकती है, लेकिन तब भी वो मजबूरी का सौदा ही होता है। इसी वजह से उनका जहन जो है, बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, वो एंग्जाइटी, उनके अंदर डर आ जाता है, इसलिए कि ससुराल वालों का भी बिहेवियर फ़र्क होता है। जब वो उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही, ससुराल वाले भी उनके साथ फिर मिसबिहेव करते हैं। वो एक है, वो 4-6 लोग हैं, तो उनका जब मिसबिहेव होता है, हस्बैंड भी फिर देखता है कि मेरे साथ ये शायद खुश नहीं है, तो वो भी उसके ऊपर स्ट्रिक्टली बिहेव करता है, और फिर उसके नतीजे में डर आना शुरू हो जाता है कि अगर यहाँ से भी मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी? वालिदैन भी नहीं रखेंगे, ये भी नहीं रखेंगे, तो मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म। तो इतना ट्रॉमा होता है ये, जो कि अक्सर होता है कि सुसाइडल आइडिएशन तक ले जाता है, सुसाइडल अटैम्प्ट्स तक ले जाता है। बताते हैं 10-10 साल, 20-20 साल के बाद भी मेरे पास आके क्लाइंट्स बताते हैं कि मेरा जहन अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं रहने के लिए। फिर वो ट्रॉमा अपने बच्चों में पास करते हैं आगे। बिल्कुल, बच्चों के ऊपर तो हर सूरत पास होता है, इसलिए कि दोनों आपस में खुश नहीं, लड़ाई हो रही है, बच्चे देख रहे हैं कि वालिदैन क्या कर रहे हैं, ससुराल वालों के साथ बहस हो रही है, मसले हो रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं कि क्या करें। वालदा खुश नहीं है तो वो बच्चों के ऊपर अपना गुस्सा निकाल देती है। यानी हम लोग ये देखते हैं ना कि कोई भी शख्स है जिसको कि गुस्सा आया, तकलीफ आई, टेंशन आई, वो अपने से छोटे या अपने अंडर जो लोग हैं उन पे निकालता है, तो माँ जो है वो बच्चों पे निकाल देती है। बच्चे इसी वजह से इस वक्त पे हम देख रहे हैं कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार होते हैं, और वो फिर सारी ज़िंदगी उनके साथ वो इश्यूज़ चलते रहते हैं। उनका जहन ट्रॉमाटाइज हो जाता है कि वो देखते, अच्छा अगर बच्चों पे वैसे नहीं निकाला, गुस्सा नहीं किया, फिर उनकी माँ जैसे बिहेव कर रही है, हर वक्त रो रही है, तकलीफ़ में है, ये चीज़ देखकर भी बच्चों के अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, लो फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि हमारी माँ तो खुश नहीं है, हमारी माँ को क्या मसला है, क्यों ऐसा हो रहा है। वो मैनेज ही नहीं कर पा रही और बच्चों को भी मैनेज नहीं कर पा रही, और फिर उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ
जो ससुराल में आके जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि बिल्कुल जी ऐसे अब है। तुमने पहले सारा दिन घर ही, संभालना है, उसको स्पेस ही नहीं दी जाती, उसको बिल्कुल। इंसान ही नहीं समझा और जाता। सबको खुश तुमने रखना है और ऐसे और हालांकि हमारा जो दीन है, पीर साहब भी इस पे रोशनी हाँ, डालेंगे, वो इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट है। ससुराल सिस्टम तो है ही नहीं इस्लाम में। बिल्कुल, ये तो हमारे यहाँ बड़े सगीर का सिस्टम है ना, और सबकॉन्टिनेंट हम का। इसको क्या कहते हैं कि बस यही सिस्टम है, इसको माने जाओ। वही तकलीद का आ जाता है कि बस जो है जैसा है कि बुनियाद पर इसको माने जाओ और इसको किए जाओ। बिल्कुल ऐसी। अच्छा पीर साहब, हम ना ऐसे मुआशरे में रहते हैं आज भी, जैसे मैंने बात किया 2026 चल रहा है, लेकिन पेरेंट्स को ये लगता है बस जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर पर लकीर हो गया। औलाद अगर अपोज करेगी या औलाद अगर ना कहेगी या औलाद कहेगी हम इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, तो वो नाउज़बिल्ला उनकी शान में गुस्ताखी होगी है, जो कि इस्लाम ने औलाद के हुकूक भी बताए हैं, इस्लाम ने आपको हर चीज़ बताई है। तो इसी हवाले से मेरा सवाल है कि क्या पेरेंट्स को ये हक हासिल है कि वो औलाद का निकाह उनकी मर्ज़ी के बगैर कर दें, सिर्फ प्रेशर डाल के और इमोशनल ब्लैकमेल करके कि भाई रोने लग जाएं या कोई आखिरी स्टेज। अच्छा एक फ़नी बात है, आई डोंट वांट के जो हमें देख रहे हैं वो ऑफेंड हो, कि मैं उस दिन अदर डे, वैसे बात तो मुझे नहीं लगता गैर मुनासिब है कि नहीं, मैं बड़ी तोल के बोलूँगी, कि एक ब्लॉगर थी, वो वीडियो बना रही थी और वो बता रही थी कि बच्चियों पे या बच्चों पे बहुत प्रेशर डाल के ना शादी कराई जाती है कि फ़लानी बीमार है तो इसकी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम्हारा सेहरा देख ले या तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देख ले, तो वो बस जा रही है दुनिया से, जो फर्स्ट अवेलेबल है इसके साथ शादी कर। हाँ, और फिर शादी के 50 साल तक वो जिंदा ही रहती हैं जिनके नाम पे ब्लैकमेल करके शादी कराई जाती है। तो ये बताएं जरा। असल में बुनियादी बात ये कि ये सारा कुछ मैं समझता हूँ कि शऊर और आगे की कमी की वजह से ऐसा होता है। हम मोहब्बत के नाम पे ना बाज़ औक़ात अपने साथ वाबस्ता जो मुख्तलिफ बहुत से प्यार वाले रिश्ते हैं उन्हें कैद करने की एक जो है ना तमन्ना में लग जाते हैं, और जिस दर्जे पर, इसमें कोई दो राय नहीं, बेहमदी ताला ये एक बहुत खूबसूरत एंगल है हमारी मुआशरे का, सोसाइटी का, कि हमारे वालिदैन जो हैं वो हमारी औलादों के हवाले से बड़े केयरिंग होते हैं और उनके लिए बड़ी अपना सब कुछ, अपने वसाइल हत्ता कि अपने ख्वाब तक सब उन पर कुर्बान कर देते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि एक दर्जे पे आके फिर जब दूसरी तरफ देखते हैं तो वो अपने इन ख्वाबों की जो कुर्बानी है उसकी एक बहुत बड़ी कीमत भी वसूल करना चाह रहे होते हैं, और न जाने क्यों बार बार जताते भी हैं कि हम ये करें, वो अच्छा, आपका फर्ज है करना। अच्छा दोनों तरफ का मामला क्या है, मैं ये समझता हूँ कि जब तक जैसे हम बच्चों को, नौजवानों को तो बहुत फोर्स करते हैं, उन्होंने बहुत तालीम और तरगीब देने की कोशिश करते हैं कि वालिदैन की ये हुकूक है, वालिदैन का ये ख्याल रखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि वालिदैन की जो मकाम है और जो उनकी अहमियत है उससे कौन जी शऊर इनकार कर सकता है। लेकिन खुदारा जहाँ पर वालिदैन के हुकूक के हवाले से बच्चों को बताया जाए ना, वहाँ किसी अदब से करीने सलीके के साथ वालिदैन को भी बताया जाए कि बच्चों के भी कुछ हुकूक हैं, उनकी अपनी ज़ात के हवाले से अल्लाह ने कुछ उनको इख्तियारात दे रखे हैं, कुछ उनको उनके फ़ैसलों के हवाले से। यानी सबसे खूबसूरत और मुतवाज़न बात यह है कि वालिदैन अब मशावरत के दर्जे पर अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, लेकिन दीन ने बड़ी वजाहत के साथ ज़िंदगी गुजारने के हवाले से जो कतई फ़ैसला है शरीक हयात के तौर पर, लाइफ पार्टनर के तौर पर, उसके लिए खालिसतन वो जो आकिल और बालिग निकाह की उम्र को पहुंचने वाला, जो उस बेसिक मेरिट को क्वालिफाई करता है, उस शख्स के लिए वो लड़का है या लड़की है उससे दीन इख्तियार देता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद मस्जिद अपने आशाना रहमत से मस्जिद नबवी के अंदर आते हैं और क्या देखते हैं कि दो अतराफ से लोग आ रहे हैं। एक तरफ के लोग हैं कबीला बनु आमर के और एक दूसरा कबीला है कबीला जज़्म उसे कहते हैं, वहाँ के लोग हैं, और वो अपने साथ खजूरों का एक थाल उठा के लाते हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी से ये कहते हैं कि हमने अपने बेटे और बेटी का आपस में जो है वो रिश्ता कायम कर दिया है, निकाह कर दिया है, निकाह हो चुका है, और हम क्योंकि मुसाफत पर थे तो हमने कहा कि सबसे पहले आपके सामने इनको पेश किया जाए ताकि आप इनके लिए दुआएं करें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज आशनाई देखें, हुजूर इंसानी नफ्सियात और इंसानी हुकूक का किस दर्जे पर इकराम करते हुए, एहतराम करते हुए नज़र आते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के को भी अलग बुला के उससे पूछा और लड़की को भी बुला के उससे अलग पूछा, और फिर उसके बाद जब हुजूर तक ये राय पहुंची कि उस खातून यानी बच्ची जो है उसको ये निकाह पसंद नहीं है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खजूरें तुम्हारी लिए मेरी तरफ से, अहले मदीना की तरफ से तोहफा है, तुम इन्हें वापस ले जाओ। और ये निकाह कायम ही नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हमने तो निकाह जैसे आपने हमने सिखाया उस तरीके से निकाह किया है। हुजूर ने फरमाया तुमने उसके जो बाकी लवाजमात हैं वो तो पूरे कर दिए हैं, लेकिन जो उसका असासी तकाजा था, बुनियादी तकाजा,
फंडामेंटल राइट जो था वो इन दो बच्चों का था कि इनसे पूछा जाए कि इनकी ज़िंदगी आगे कैसे गुजरनी है, इन्होंने किसका इख्तियार कर रहा है, क्योंकि ये दोनों मुतमईन नहीं है इसलिए ये निकाह कायम ही नहीं हुआ। ये उसकी बुनियादी शराइत में से है। हमारे मुआशरे के अंदर जैसे हम बात कर रहे हैं, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बहुत बड़ी तादाद में बच्चियां जो है उनके हुकूक की हक तलफी होती हुई नजर आती है। लेकिन बड़ी एहतियात के साथ मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि मैं बराह रास्त यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ रोजाना की बुनियाद पर रास्ते में रहता हूं, एक बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग और ख़ास तौर पर जो बावसाइल घराने हैं, जिनके यहाँ फाइनेंशियल मैटर्स बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिनके यहाँ विरासत के मसाइल हैं, जिनके यहाँ कारोबार की तकसीम और उसके मुस्तकबिल के मसाइल हैं, हम ये देखते हैं कि वो अपने बच्चों को, ख़ास तौर पर लड़कों को, जिस अंदाज में उस रिश्ते का फ़ायदा बयान कर रहे होते हैं और वो खालिसतन माली फ़ायदा होता है, खालिसतन मुस्तकबिल में उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है और जो सोशल स्टेटस है उसको मेंटेन करने के हवाले से बताया जा रहा होता है। ये सारी चीज़ें जुजियात के तौर पर मशावरत का हिस्सा होनी चाहिए, मशवरे में इन सारी चीज़ों को ज़ेर बहस लाना चाहिए, लेकिन खालिसतन इसकी बुनियाद पर कि आपका एक निकाह के रास्ते से और उस दरवाजे से आप एक बड़े घराने के साथ जुड़ जाएंगे, बावसाइल घराने के साथ जुड़ जाएंगे, वो बच्ची और उसका जो साबका घराना, उसके वालिदैन है, उसके बहन भाई हैं, उनके वसाइल, उनका जो सोशल स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस है, वो आपकी फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर देगा। जब इस नीयत के साथ आप निकाह करते हैं तो शायद बच्चा भी मसलतन मान जाता है या उसको कबूल कर लेता है, शादी हो भी जाती है, लेकिन क्योंकि ये उस फ्री विल के साथ नहीं होता है इसलिए उस निकाह में बरकत मौजूद नहीं होती, और उसके नतीजे में क्या होता है, वो ख़ानदान के अंदर वो सारे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं जिनकी तरफ अभी मैडम ने तज़किरा किया, यानी कम। और होता क्या है कि जो मुतवस्सित तबके के घराने हैं या निस्बतन एक सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, उनके यहाँ तो बहुत एलानिया ये मसाइल आ जाते हैं, लेकिन आप ये देखें कि जो बावसाइल लोग हैं उनके घरानों में ये बात पर्दे पर नहीं आती, पब्लिक नहीं होती, जुबान पर नहीं आती, लेकिन अंदर अंदर उससे दोनों घराने जो हैं वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले गए होते हैं। वो दो फर्द जो उनका रिश्ता जहाँ खराब होना शुरू होता है, वहाँ अच्छे भले जो दो घराने जिनका इस निकाह से पहले आपस में बड़ा अच्छा ताल्लुक होता है, उनका ताल्लुक भी आपस में खराब होना शुरू हो जाता है। अगर आपने 20-22 बरस इस पर काम नहीं किया तो फिर वो दिन आ जाता है कि जब वालिदैन अपनी राय रखें और बच्चों की तरफ से बदतमीजी हो, या बच्चे अपनी राय रखें और वालिदैन रिजिड होना शुरू हो जाएं। ये मैं समझता हूँ मुकालमे की जो तरबियत है मुआशरे के अंदर, उसकी कमी की वजह से ऐसा होता है। हमें अपने बच्चों के साथ अब जो ज़माना जा रहा है और जितनी गुमराही इर्द गिर्द उनके मौजूद है, जितना उनको अपने मेन टारगेट से हटाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, वालिदैन को पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़कर अपने बच्चों के साथ जो है वो एक दोस्ताना और मुकालमे का रवैया रखना है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत आपने अच्छी बात की। पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी औलाद के साथ एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड है ना वो मेंटेन करें। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब और साथ साथ डॉक्टर तहमीना। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। बहुत शुक्रिया। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।